Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the subject-verb agreement part 3. Let's start. हम आ चुके हैं लाइट बोर्ड पे एंड टुडे एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू टुडे वी आर डिस्कसिंग द मूड्स ऑफ द वर्ब एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूड इज सब्जंक्टिव मूड. अब मूड बेसिकली है क्या? इट इज एक्चुअली द टोन ऑफ सेंटेंस. क्या आप कोई भी सेंटेंस किस तरह से कहना चाह रहे हो? देखिए, जब हम बात कर रहे होते हैं, ऑडिबल होते हैं हम, तो हमारी जो स्टाइल है, टोन है, दैट एक्चुअली सजेस्ट कि हम क्या बात करें या हम किस तरह से बात करें. आपने प्रॉबेबली वो एक मूवी देख रखी होगी, मैं अब उस मूवी का नाम नहीं लेता. उसमें एक सीन है, तो वो उससे हीरो जो है वो जर्नलिस्ट उसका इंटरव्यू करने आती है, तो उससे वो पूछते हैं कि तुम लोगों के यहाँ, तो उसको बताता है वो कि तुम लोगों के यहाँ भाषा का बहुत प्रॉब्लम है. एक ही जुमले को तुम डिफरेंट मूड्स के साथ कह देते हो. और वो फिर कह के दिखाता भी है कि अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये क्या है? दैट इज़ द मूड. बट जब आप ऑडिबल है तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो दूसरे को सुनाई दे रहा है. प्रॉब्लम है इसके जब आप ऑडिबल नहीं है, जब आप लिखी हुई कोई चीज़ बता रहे हैं, तो फिर किस तरह से जो है आपको अंदाज़ा होगा कि ये बात किस मूड में कही जा रही है. तो दो तीन कॉमन मूड्स जो हैं वो वर्ब के वो एग्जिस्ट करते हैं. द नंबर वन इज कॉल्ड इंडिकेटिव मूड. इंडिकेटिव मूड में हम क्या कर रहे होते हैं? इंडिकेटिव मूड में इंडिकेटिव मोड जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इंडिकेट करना. ठीक है, तो उसका मतलब ही यही है कि इंडिकेटिव का मतलब ये है कि इट इज़ सजेस्टिंग, इट इज़ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन. तो दैट इज़ कॉल्ड इंडिकेटिव मोड. द सेकेंड वन इज कॉल्ड imperative mood. Is used to make requests and give orders. इसको हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव मूड कहते हैं. और तीसरा मूड जो है, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एक्चुअली द सब्जंक्टिव मूड. अब जो सब्जंक्टिव मूड है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूड एज फार एज योर लैंग्वेज इज कंसर्न. अब सब्जंक्टिव मूड कैसे हम इस्तेमाल करते हैं और इसका पर्पस क्या है? Subjunctive mood is used to show suggestion, urgency, to make wishes and show unreal situations.
ये दो कामों के लिए हम सब्जंक्टिव मूड को इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बोलते हुए जब आप ऑडिबल होते हैं तो फिर तो आप अपनी टोन से उसको सजेस्ट कर देते हैं, बट हाउ मूड इज एक्सप्रेस्ड व्हाइल यू आर राइटिंग समथिंग, उसके लिए लिख भी देता हूं कि मूड इज expressed by using a typical sentence structure। वो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बेसिकली बता देता है कि ये कौन सा मूड है। फॉर एग्जाम्पल, if I'm saying I am going to apply for this job, here the mood is indicative because I'm just providing an information. I'm telling someone that I'm going to apply for this job. On the other hand, if someone asks me, go and apply for this job, अब अगर कोई मुझे ये बताएगा, इस अंदाज में कोई बात कहेगा, तो that is imperative mood, because this sentence structure where you omit the subject and start your sentence with a verb, this sentence structure is only used in imperative mood. So sentence structure के through आप बताएंगे और आप communicate करते हैं अपने reader को कि you are using which mood. अब इसी तरह subjunctive के लिए भी typical sentence structure है जो कि अभी हम discuss करते हैं. But before moving on to that structure, there are two major types of subjunctive. The first one is called present subjunctive. और present subjunctive क्या है? It is used to express suggestion, recommendation, urgency, and importance. इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट सब्जंक्टिव. अब प्रेजेंट सब्जंक्टिव किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है? It is expressed through certain verbs. कुछ verbs हैं जिनके थ्रू आप प्रेजेंट सब्जंक्टिव एक्सप्रेस करते हैं, या यूं कह लें कि these verbs are the symbol of present subjunctive. ये verb जब भी आएंगे तो ये प्रेजेंट सब्जंक्टिव ही को एक्सप्रेस करेंगे. और वो verb कौन से हैं मैं लिख देता हूं आपके लिए. वो है जी suggest, recommend,
अर्ज, इसके बाद कुछ एडजेक्टिव्स भी हैं, इम्पॉर्टेंट, vital, insist, ask, etc. All these verbs actually show or they express present subjunctive. अब हमने ये किया था कि present subjunctive जो है that is always expressed through certain sentence structure. अब वो certain sentence structure क्या है जिसके थ्रू हम ये एक्सप्रेस करेंगे, ये सजेस्ट करेंगे कि we are not talking about ordinary things, we are talking about some suggestion, we want to show urgency, we want to show importance. वो certain sentence structure actually क्या है, जैसे हमने यहाँ किया था ना कि go and apply for this job. Now this sentence structure was depicting that it is in order. तो यहाँ हम कैसे उसको डिपेक्ट करेंगे वो देख लें कि all these words will be followed by all these verbs will take or they will be followed by bare infinitive. इनके बाद हमेशा क्या लगेगा, bare infinitive लगेगा. अब इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि he asked everyone to be on time, तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल करेक्ट है. बट वी नो कि आस्क के बाद हमने टू बी यूज़ नहीं करना, हमने इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करना, हमने क्या यूज़ करना है, बेयर इन्फिनेटिव. सो व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, ही asked everyone be on time. This is the correct option. Now this typical sentence structure is quite obsolete in modern day English, but still in MD-CAT it is very much in place, so you must follow it. अच्छा, सबसे ज़्यादा गड़बड़ आप करते हैं जब सजेस्ट वगैरह का कोई ऐसा कोई सेंटेंस आता है जिसमें आप सजेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं. वो गड़बड़ आप क्या मचाते हैं वो भी देखते हैं. अगर आपको ऑप्शन आए he suggested that we should leave early. He suggested that we should leave early. अब आपको लगता है कि बिल्कुल सेंटेंस सही है, बट हमें पता है कि सजेस्टेड के बाद शुड अर्ली हमने शुड लीव नहीं यूज़ करना, बल्कि खाली लीव बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करना है. He suggested that we leave early. अब बहुत सारे लोगों को ये सेंटेंस ठीक नहीं लगेगा, बट ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. वाई? अब लॉजिकली भी समझा देता हूँ आपको कि शुड क्यों नहीं लगना चाहिए. शुड इसलिए नहीं लगना चाहिए
कि जब आपने सजेस्टेड कर दिया तो सजेस्टेड का मतलब शुड ही है ना, तो इफ सजेस्टेड इज देयर देन देयर इज नो नीड टू ऐड शुड। गॉट इट? अच्छा, फिर एक और प्रॉब्लम आप करते हो इन्हीं में, वो करते हो कि जब ही शी इट या कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो सिंगुलर होता है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, तो उसके साथ हम एस ई एस नॉर्मली ऐड करते हैं। लेकिन जब ये वाले वर्ब्स आ जाएंगे देन वी विल नॉट ऐड एस और ई एस। मसलन ऑप्शन अल्फा अगर मैं आपसे शेयर करूं कि I move that he should come here to explain his project. अब ही शुड कम हियर तो बता दिया कि जब आपने कर दिया मूव तो देयर इज नो नीड ऑफ शुड, तो शुड तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। लेकिन सम टाइम आपको लगता है कि इसकी फिर करेक्ट ऑप्शन क्या होनी चाहिए, आई मूव दैट ही कम्स हियर to explain his project। अब आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही है क्योंकि he और she generally take s और es, we are all aware of it कि he और she के साथ क्या लगेगा, s es लगता है। तो यहाँ आपको ये चीज़ थोड़ी डॉजी लगती है, बट वी नो कि वी हैव टू यूज बेयर इन्फिनेटिव, हमने और कोई चीज़ नहीं लगानी, हमने क्या यूज़ करना है, बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करना है। सो द राइट ऑप्शन फॉर अस विल बी आई मूव दैट, इवन दैट की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप करो ना आई मूव ही कम तो इवन देन इट इज़ करेक्ट, कोई मसला नहीं है। दैट इज़ ऑप्शनल थिंग, ज़रूरी नहीं है दैट भी लगना। आई मूव दैट he come here, बाकी का हम सेंटेंस वही रखेंगे। so he come here, that will be the right option, option C। why? because after move, urge, suggest, recommend, ask, require, we need the bare infinitive and not the infinitive। और फिर आपका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर एस ई एस क्यों नहीं लगा। एस ई एस इसीलिए नहीं लगा कि अगर एस ई एस लगाते तो देन इट वुड नॉट हैव बीन द प्रेजेंट सब्जंक्टिव, फिर तो ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता ही ना, फिर तो नॉर्मल एक इंडिकेटिव मोड में हम बात कर रहे होते। यहाँ हम इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, वी आर शोइंग अर्जेंसी, वी आर शोइंग इम्पॉर्टेंस कि भाई ये चीज़ हर हाल में होनी चाहिए। और उस अर्जेंसी को शो करने के लिए हमें जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है प्रेजेंट सब्जंक्टिव का, इट टेल्स अस कि इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव हमने यूज करना है और कोई फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो ये तो था प्रेजेंट सब्जंक्टिव। अब हम चलते हैं पास्ट सब्जंक्टिव की तरफ कि पास्ट सब्जंक्टिव क्या है एंड हाउ इट वर्क्स। लीजिए अब हम चल रहे हैं पास्ट सब्जंक्टिव पे, और पास्ट सब्जंक्टिव ये दो डिफरेंट सिनारियोज में यूज होता है। नंबर वन तो ये यूज होता है to express unreal situations, and secondly this past subjunctive thing is used
to make wishes। ये दो इसके बेसिक जो है वो फंक्शन है। अब जैसे हमने वहां पढ़ा था कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव अर्जेंसी वगैरह को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसके साथ हम कुछ सर्टेन वर्ब्स देख रहे थे दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रेजेंट सब्जेक्टिव, जो हमने देखे थे। हमने यहाँ मूव, अर्ज, इम्पॉर्टेंट, वाइटल, इंसिस्ट, ये सारे हमने देखे थे। इसी तरह पास्ट सब्जेक्टिव के भी कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ब्स हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं पास्ट सब्जेक्टिव को, या जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि here we are not talking about the real situation, we are talking about unreal situation और past subjunctive। अब वो दो वर्ब कौन से हैं? नंबर 1 यहाँ है जी as if और as if और as though। as if और as though और समटाइम हम if भी यूज करते हैं अनरियल सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये तीनों वर्ड्स हैं, ये क्या होते हैं? अनरियल सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। अब इनके एग्जांपल्स मैं आपको समझा देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से हम इनके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो यूज करते हैं। हम कहते हैं he laughed as if he were mad, कि वो ऐसे हंस रहा था जैसे पागल हो। अब as if शो कर रहा है अनरियल सिचुएशंस के, वो हकीकत में पागल है नहीं, बट वो डिपिक्ट ऐसे कर रहा है, शो ऐसे कर रहा है कि जैसे वो पागल हो। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय अनरियल सिचुएशन। या मैं कहूं ही डिक्टेट्स मी एज इफ ही वर माय बॉस, कि वो मुझ पे ऐसा हुक्म चला रहा था जैसे वो मेरा बॉस हो। इट मीन्स कि इन रियलिटी वो मेरा बॉस नहीं है, बट वो मुझे डिक्टेट ऐसे कर रहा है, हुक्म मुझ पे ऐसे चला रहा है जैसे कि वो मेरा बॉस हो। तो ये है अनरियल सिचुएशन। समटाइम वी यूज इफ टू डेमोन्स्ट्रेट दैट अनरियल सिचुएशन। आपकी टेक्स्ट की एक लाइन है, कहते हैं इफ a giant were to pick England up and throw it in the middle of Sahara Desert, we should have quite a task to find it। अब यहाँ पर क्या है? If a giant were to pick England up, कि अगर कोई जिन सहारा डेजर्ट को उठाए और उसे इंग्लैंड को उठाए और उसे सहारा डेजर्ट के सेंटर में फेंक दे, तो हमारे लिए उसको तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसा एक्चुअली मुमकिन तो नहीं है ना कि कोई जिन इंग्लैंड को उठाए और सहारा के सेंटर में फेंक दे। इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ये इम्पॉसिबल सिचुएशन भी इफ के थ्रू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरी तरफ विशेस के लिए हम फिर दो वर्ब यूज करते हैं। उसमें से एक तो है इटसेल्फ, विश। अच्छा, विश के बारे में एक चीज आप समझ लें कि विश इज नॉट समथिंग दैट इज पॉसिबल, दैट इज
समथिंग दैट इज गॉन, दैट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ, जो अब होना मुमकिन नहीं है। इसीलिए इसका तर्जमा जो है वो याद रखें, दैट इज हसरत। ये ख्वाहिश नहीं है, इसका है हसरत। जैसे आप बच्चों के हिसाब से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे हम कहते हैं ख्वाहिश ये है कि उसके घर वाले मान जाएंगे, ये ख्वाहिश है। और हसरत क्या है कि कोई हमारी उम्र में आके कहे काश उसके घर वाले मान जाते। अब उनका मानना मुमकिन नहीं है, ठीक है, अब्बा नहीं मानेंगे, यू कैन गेस दैट फिनोमेना ना। सो अब अगर कोई मतलब कोई बूढ़ा आदमी कहेगा काश उसके अब्बा मान जाते, तो ये क्या होगी, दैट विल बी विश, क्योंकि अब उनका मानना मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ कोई नौजवान आदमी कहेगा जिसके अभी चांसेस हैं कि वो अब्बा अम्मा को मना लेंगे, तो उनके लिए क्या होगा, डिज़ायर होगा, उनके लिए विश नहीं होगा। तो इसीलिए हम इसको पास्ट सब्जेक्टिव भी इसीलिए कहते हैं, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू पास्ट, माजी की बात है, अब इसका पलट के आना मुमकिन नहीं है। और दूसरी तरफ दूसरा नाउन है वुड दैट, दूसरा वर्ब है वुड दैट जो हम यूज करते हैं। एंड द थर्ड वन, यहाँ भी हम समटाइम ख्वाहिश के इजहार के लिए भी क्या कर लेते हैं, ऐसी ख्वाहिश जो पूरी होनी या मुमकिन ना हो, जो हसरत बन गई हो, उसके लिए भी हम समटाइम इफ इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इनकी एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे मैं कहूं वुड दैट I had not lost my friend, काश मैंने अपने दोस्त को ना खोया होता, ठीक है। इट इज अबाउट द पास्ट, इट इज नॉट अबाउट प्रेजेंट, इट इज पास्ट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पास्ट सब्जंक्टिव। यहां मैं कहूं आई विश I had an unlimited treasure, कि काश मेरे पास एक लामहदूद खजाना होता, है नहीं और ना ही होने का इम्कान मौजूद है। तो ये क्या कहलाएंगे, all these things will be considered past subjunctive. if में भी हम यही करते हैं, जैसे आपकी बुक की लाइन भी है कि if it were possible to get the necessities of heaven through prayers, Maulvi Abul would have prayed for a pair of shoes for his youngest daughter Umdatun Nisa. तो वहाँ आप क्या करें, ख्वाहिश का इजहार करें, if it were possible, अगर ऐसा हो सकता, काश ऐसा हो जाता कि दुआओं के ज़रिए आसमान से चीज़ें लाई जा सकती, तो मौलवी अबुल अपनी सबसे छोटी बेटी के लिए जूतों के एक जोड़े की फरमाइश करता। सो ये चीज़ें जो हैं, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड पास्ट सब्जंक्टिव। अब हमने कहा था कि पास्ट सब्जंक्टिव या सब्जंक्टिव मूड ओवरऑल इट इज़ एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्टिकुलर सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसमें प्रेजेंट सब्जंक्टिव में हमने किया कि ये सारे के सारे वर्ब्स दे विल बी फॉलोड बाय बेयर इन्फिनिटिव। इसी तरह ये सारे के सारे वर्ड जो हैं, मैं लिख भी देता हूं, all these words will be followed by, अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ध्यान से सुन लें इस बात को। नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं और हमें बता दिया जाता है कि जी इसके बाद हमेशा क्या आएगा, वर लगेगा। वर लगना ज़रूरी नहीं है, बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। वर लगना ज़रूरी नहीं है, इसके साथ जो चीज़ लगनी है दैट इज पास्ट टेंस but in its plural form.
इसके बाद हम पास्ट टेंस लगाएंगे, लेकिन वो पास्ट टेंस क्या होगा? दैट विल नॉट बी यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म, दैट विल बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। सो ये ज़हन में रखिएगा। अब ये फिर वर वाली कहानी कहाँ से आई है, इसके लिए मैं दोबारा आपको एग्जाम्पल्स पे लेके चलता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये वर वाली कहानी क्यों आई है और आपने इसको अवॉइड कैसे करना है। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है पास्ट सब्जेक्टिव के हवाले से। तो आए हम ज़रा एग्जाम्पल्स पर चलते हैं पहले। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये जो वर वाली कहानी है ये हमने कहाँ से अल्टीमेटली डेवलप कर ली। आपको पता है कि पास्ट टेंस में जो उसकी 4 फॉर्म्स हैं पास्ट की, वो कौन सी हैं? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सिंगुलर में हम क्या करते हैं और प्लूरल में क्या करते हैं? सिंगुलर में इंडेफिनिट में यहां भी हम सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं और यहां भी क्या करते हैं? सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। दूसरी तरफ जब हम जाते हैं प्लूरल में तो यहां हम यूज करते हैं सिंगुलर में वॉज और यहां सिंगुलर में कंटिन्यूअस के हिसाब से हम क्या यूज करते हैं? वर। इसी तरह परफेक्ट में हम क्या करते हैं? यहां भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म और यहां भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और नेक्स्ट यहां हम क्या करते हैं? यहां भी हैड बीन प्लस आईएनजी और प्लूरल में भी क्या करते हैं? हैड बीन प्लस आईएनजी ही यूज करते हैं। अब बाकी तीनों में आप देख रहे हो कि फर्क ही नहीं है। फर्क सिर्फ कहां आ रहा है? दैट इज इन वॉज और वर। तो मोस्ट प्रोबेबली जिस किसी ने भी बताया होगा उसने ट्रिक के तौर पर एक, जिसको हम कहते हैं एक टोटका, एक जुगाड़ के तौर पे हमें ये बताया होगा कि डू नॉट यूज वॉज, बी केयरफुल अबाउट यूजिंग वॉज, इट मस्ट नॉट बी यूज्ड, यू मस्ट यूज वर। बैक ऑफ द माइंड उसकी क्या चीज होगी कि जो बाकी में तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यूअस की तो फॉर्म सेम ही है, तो इनमें तो प्रॉब्लम आने का चांस ही नहीं है। लिहाजा प्रॉब्लम जहां आ सकती है दैट इज ओनली बिटवीन वॉज एंड वर। हमने वो सारी की सारा कॉन्सेप्ट छोड़ के हमने एक बात पकड़ ली कि इन सब के बाद क्या लगना है? हमेशा वर लगना है। वर लगना जरूरी नहीं है, पास्ट फॉर्म लगनी जरूरी है प्लस उसकी प्लूरल फॉर्म। मतलब इसके बाद अगर सेकेंड फॉर्म लगेगी तो ठीक है सेंटेंस, थर्ड फॉर्म लगेगी तब भी ठीक है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और हैड बीन के साथ भी लगेगा तो तब भी सही है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी कि आई विश आई हैड अ ट्रेजर, काश मेरे पास एक खजाना होता, है नहीं, होता। ठीक है, तो यहां मैंने आई हैड लगा दिया तो देयर इज नो इशू एट ऑल। इसी तरह आपकी एक बुक की लाइन है, वो लिखता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। वो कहते हैं कि he looked towards the royal platform with a slightly sad expression in his eyes, as though he asked some questions। ठीक है, तो ये इसने क्या कहा? इसने कहा
कि as though he asked some questions. अब जिस बच्चे ने हमेशा ये पढ़ा होता है कि इन सब के बाद wish, would that, as though, as if के बाद हमेशा worry लगना है, तो उसको लगता है कि यहाँ पर जो asked है that is an incorrect thing, that is an error, but we know it is not an error because you can use any of these second form, were, third form or had been. The only thing you should be careful about is the use of was, क्योंकि singular use नहीं करना, हमने इसके बाद क्या करना है, past tense use करना है, but अपनी plural form में करना है, singular form में नहीं करना. So बाकी कुछ भी आप use कर सकते हैं, कोई रोक टोक उस मामले में नहीं है, and the sentence will stand correct even if you have used the second form, had plus third form or had been plus participle. So this was it for this portion. अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्लाइड्स पे ताकि आपको इन सारे रूल्स की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सिखाई जा सके. सो आए चलते हैं स्लाइड्स पे. ले जी हम आगे स्लाइड्स पे. एंड बिफोर मूविंग ऑन टू MCQs आपसे कुछ एग्जांपल्स शेयर कर लेता हूँ बिकॉज दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज़ एन ऑब्सोलीट स्ट्रक्चर. दैट इज़ वाई आई फील नेसेसरी कि पहले कुछ एग्जांपल्स आपसे शेयर करूँ, फिर हम MCQ पे चलते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके. सो पहली एग्जांपल देखें. शी सजेस्टेड दैट आई लीव अर्ली. अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, आई लीव अर्ली कह रहे हैं, हम आई शुड लीव अर्ली नहीं कह रहे बिकॉज सजेस्टेड के बाद हमने क्या करना है, सजेस्टेड के बाद हमने बेयर इन्फिनिटिव इस्तेमाल करना है इंस्टेड ऑफ एनी अदर फॉर्म ऑफ वर्ब. सेकेंड देखें, आई रिकमेंड दैट यू स्टडी हार्ड. अब यहाँ भी हम क्या करें, दैट यू शुड स्टडी हार्ड नहीं करें, आई रिकमेंड दैट यू स्टडी हार्ड बिकॉज रिकमेंड एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ प्रेजेंट सब्जेक्टिव, और प्रेजेंट सब्जेक्टिव के बाद क्या आना है, सिंपल बेयर इन्फिनिटिव आना है. थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ही कम हेयर. अब यहाँ पे कम्स हेयर नहीं हम कह रहे, वजह क्या है, वजह ये कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव के बाद हमने बेयर इन्फिनिटिव ही यूज़ करना है और कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. आई प्रपोज दैट ही नॉट गो देयर. अब हमें लगेगा पहली बार जब हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो विल फील कि इट मस्ट बी ही डज नॉट गो देयर और ही शुड नॉट गो देयर, बट प्रपोज के बाद हमने क्या करना है, हमने बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा. आई मूव दैट मिस्टर गुप्ता बी अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड. अब यहाँ भी आप देख लें, बी अपॉइंटेड कहा है, शुड बी अपॉइंटेड नहीं कहा, क्योंकि शुड बी ज़रूरत ही नहीं है, हमने बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. We demand that a ring be built around the city. Should be built हम यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए यूज़ नहीं करेंगे कि should की ज़रूरत नहीं है. जब आपने recommend कर दिया तो फिर should, या डिमांड कर दिया तो फिर should की ज़रूरत है ही नहीं. अगली लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं. I insist that she stay here for another week. She should stay या she stays भी इवन नहीं करेंगे, क्योंकि stays करेंगे तो it will become indicative mood. हमें indicative mood में नहीं जाना, हमें subjunctive mood में जाना, और subjunctive mood में हम bare infinitive इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद bare infinitive की एक और एग्जाम्पल आप देख रहे हो, एक और यूजेज इसका देख रहे हैं, and that is for praying someone. किसी के लिए जब आपने दुआ करनी हो तो तब भी आप यूज़ करते हैं. जैसे आप कहते हैं God bless you. अब आप ये तो नहीं कहते may God bless you, आप कहते हैं God bless you. In the same way, या God blesses you भी नहीं आप इवन कहते. फिर आप कहते हैं heavens help us, ठीक है, या आप कहते हो God save the king. God saves the king नहीं कहते, God save the king कहते हैं. इसी तरह heavens helps us नहीं कहते, heavens help us कहते हैं. And lastly, most commonly used word is stay blessed. अब may you stay blessed नहीं हम कहते, हम क्या कहते हैं, stay blessed, because that is present subjunctive, और present subjunctive bare infinitive के थ्रू ही express होगा. अब हम चलते हैं MCQ पे. In that case, my security demands that you leave it alone. ठीक है, मैंने आपको बार बार बताया कि that
कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, और शुड बी कंपल्सरी, वो तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। दैट लग भी सकता और नहीं भी लग सकता, लेकिन शुड किसी भी तरह से नहीं लगेगा। सो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? इन दैट केस माई सिक्योरिटी डिमांड्स यू लीव इट अलोन, एंड दैट इज ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट देखिएगा, यू डोंट सो आई सजेस्ट यू बिलीव मी, ठीक है। I should also warn you that I can tell what's inside. अब यहाँ भी देखें, you should believe me नहीं कह रहे, I suggest you believe me, क्योंकि suggest के बाद bare infinitive आना है। And last one, Sarah requested everyone be on time हम करेंगे, to be on time नहीं करेंगे, क्योंकि ask के बाद, requested के बाद या bare infinitive जो present सब्जेक्टिव के बाकी जितने भी वर्ब्स हैं उनके बाद बेयर इन्फिनेटिव आना है, उनके बाद इन्फिनेटिव नहीं आना। सो यहाँ हमारी ऑप्शन क्या होगी? यहाँ भी हमारी ऑप्शन होगी दैट इज बीटा। अब हम चलते हैं पास्ट सब्जेक्टिव की तरफ, और पास्ट सब्जेक्टिव में मैंने जैसे आपको बताया कि पास्ट फॉर्म यूज़ करने और प्लूरल फॉर्म यूज़ करनी है, बिकॉज अनरियल सिचुएशंस की हम बात कर रहे होंगे। सो कुछ एग्जाम्पल्स पहले देखते हैं, फिर MCQs पे हम चलेंगे। आई विश आई वर अ मिलियनियर, काश, दो ही चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है ना, या विशेष के लिए, हसरत के एक्सप्रेस करने के लिए, या को अनरियल सिचुएशंस के लिए। आई विश आई वर अ मिलियनियर, काश मैं लखपति होता, हूँ नहीं, होता, तो ऐसी सेंस में हम क्या यूज़ करें? आई वर। सेकेंड देखिएगा, ही विशेस दैट द गवर्नमेंट वॉज मोर अटेंटिव नहीं होगा, वर मोर अटेंटिव होगा, बिकॉज हम काश के सेंस में बात करें कि काश गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा होशियार होती। नेक्स्ट, अभी हमने इफ़ के साथ भी कहा कि हम यूज़ कर सकते हैं अनरियल सिचुएशंस। इफ़ आई वॉज यू, आई वॉज यूज़ नहीं होगा, आई वॉज यू नहीं होगा, इफ़ आई वर यू, क्योंकि मैं आप नहीं बन सकते, ठीक है, मैं आपकी जगह पर नहीं आ सकता। आपने चिप्स में भी ये पढ़ा हुआ है, कैथरीन उसको कहती है कि चिप्स इफ़ आई वर यू आई वुड हैव लेट हिम ऑफ, कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इसको छोड़ देती। तो वहाँ भी इफ़ आई वर है, आई वॉज नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने अभी लाइट बोर्ड पे भी की कि ही डिक्टेट्स मी एज इफ ही इज़ माई बॉस नहीं होगा, या ही वॉज माई बॉस नहीं होगा, सिंगुलर में नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? पास्ट और प्लूरल में आएगा। ही डिक्टेट्स मी एज इफ ही वर माई बॉस, कि वो मुझ पे ऐसे हुक्म चला रहा था जैसे वो मेरा बॉस हो, मतलब वो बॉस है नहीं, डिपिक्ट ऐसे कर रहा है कि वो मेरा बॉस है, इसलिए हम अनरियल सिचुएशन एक्सप्रेस कर रहे हैं तो पास्ट सब्जेक्टिव के तौर पर इसको ट्रीट करेंगे। लास्ट एग्जांपल देखते हैं जी, आई विश माई सिस्टर विल हैव बीन मोर केयरफुल। अब विल हैव बीन नहीं हो सकता, इट मस्ट बी वुड हैव बीन। सो आवर राइट ऑप्शन, ऑप्शन बीटा आपको नज़र भी आ रही है स्क्रीन पे। सो अब हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ और देखते हैं कि किस तरह ये MCQ में इम्प्लीमेंट होंगी ये चीज़ें। सो पहला MCQ आप देखिएगा, आई विश आई हैड टेकन अ क्लोजर लुक व्हेन आई हैड अ चांस। मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि वर ही लगे, उसकी जगह पे कुछ भी लग सकता है, जैसे यहाँ पर आई हैड उसने चूज़ कर लिया, ठीक है। आई विश आई हैड टेकन अ क्लोजर लुक एट द शिप व्हेन आई हैड द चांस। तो ऑप्शन हमारी क्या आएगी? द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट, इट ऑल सीम्ड too good to be true. Wishes do not come true in this life. I knew this beforehand. Yeah, I knew that. अब यहाँ भी देखें, wishes do not नहीं आ सकता, क्या होगा? Wishes did not. Because इसके बाद हमने present नहीं यूज़ करना, इसके बाद हमने क्या यूज़ करना है? Past यूज़ करना है. So our correct option will be option beta. थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं जी। If a giant were to pick England up and throw it in the mid of the Sahara Desert, we should have quite a task to find it. अब यहाँ पे if a giant was to pick England up नहीं हो सकता, क्योंकि ये रियल सिचुएशन नहीं है, ये इम्पॉसिबल, इम्प्रॉबेबल सिचुएशन है, क्योंकि किसी भी जिन के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो इंग्लैंड को उठाए और सहारा में फेंक दे। तो इसको हम रियल सिचुएशन के तौर पे नहीं बल्कि पास्ट सब्जेक्टिव के तौर पे ट्रीट करेंगे, और इसकी ऑप्शन होगी, द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन
चार्ली। ले जी, अब हम चलते हैं दोबारा लाइट बोर्ड की तरफ, अब बाकी का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। ले स्टूडेंट्स, फिर once again we are at the light board and now we are discussing verb, pronoun and preposition. As I've already told you at the start of this topic that verb is a very vast topic and it is connected to so many different parts of speech. So at the first place, we'll talk about verb and reflexive pronoun. Verb and you know, we have already discussed that phenomena in pronouns lecture, that certain verbs are always followed by reflexive pronoun if they are used intransitively. So वो लिख रहा हूँ, following verbs will always take reflexive pronoun if they are used intransitively. अगर इन्हें intransitively यूज किया जाएगा तो फिर इनके बाद हमेशा reflexive pronoun लगेगा. But if these verbs are used transitively, there is no need of reflexive pronouns. फिर इसके बाद reflexive pronoun की ज़रूरत नहीं है. But before we move on to these verbs, I'm writing it down for you. But before we move on, I'll tell you about what is transitive and what is intransitive verb. So the verbs we are discussing here are acquit, resign, disguise, apply, enjoy, entertain, avenge, etc. Now these verbs will always take a reflexive pronoun if they are used intransitively, and they will not take reflexive pronoun if they are used transitively. Now what are transitive and intransitive verb? I've already told you in our vocabulary building lecture that transit means to move on, to pass something. Transit का मतलब ही यही है. तो transitive भी वही है in which the action is passed on to an object. For example, he plays
cricket daily. Here the action play is being transmitted, is being shifted to cricket. There is a direct object of that verb. So this verb is used as transitive verb. Then secondly, I say he plays only to provide himself some relief. Here the verb play is not shifted to any object. That is why here it is acting as an intransitive. Here it is acting as an intransitive verb. So in other words, if these particular verbs, they are being used with an object, they will not take reflexive pronoun. But if they are used without object, they will definitely be followed by a reflexive pronoun. और हम इसके एग्जाम्पल्स कर चुके ऑलरेडी प्रोनाउन के लेक्चर में, आप जाके रिव्यू के लिए उसको दोबारा देख भी सकते हैं, बहुत डिटेल से हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। एक दो एग्जाम्पल सिर्फ आपके लिए रिफ्रेश करने के लिए दोबारा लिख देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि he enjoyed the match in the company of his mates, कि उसने अपने दोस्तों की कंपनी में मैच को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अब we have a direct object for enjoy, that is match. So here we do not need any reflexive pronoun. But if I say I enjoyed a lot during the trip. Now here question arises, what did I enjoy? क्या ऐसी चीज़ थी जो मैंने enjoy की? अब वो चीज़ चूँकि मौजूद नहीं है, इसलिए मैं उसकी जगह पे क्या लगा दूंगा? I enjoyed myself. And we have already discussed that phenomena in detail while discussing pronoun. If you have missed that lecture, you can go back and check it out. Because here we are just giving it a touch, because verb is directly linked to it. That is why we are just revising it. और फिर एक बार बहुत briefly बता देता हूँ कि ज़रूरत इसलिए पड़ी कि because there is no object and without object you cannot enjoy. आपने क्या चीज़ enjoy की? I enjoyed a lot. What? So there must be an object. तो जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको याद होगा, मैंने आपको याद भी करवाया था एक डायलॉग से, एक ड्रामा था रांझा रांझा कर दी, उसका एक डायलॉग था कि मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। सो वहाँ से आप याद रख सकते हैं कि जब एंजॉय करने के लिए कोई और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या है, शदीद सिंगल लोगों के लिए क्या है, मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप अपने आप पे ही दोबारा उसको फिट इन कर लेंगे। सो ये तो था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हवाले से कि ये कुछ वर्ब्स वो हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। देन इफ यू रिमेंबर, तो हमने किया था कि सम वर्ब्स
will not take any reflexive pronoun. कुछ verbs वो हैं जिनके साथ reflexive pronoun किसी भी सूरत में नहीं लगेगा, और वो कौन से थे? वो थे hide, gather, keep, lie, etc. Again, I am emphasizing that if you want the complete list, you can revert to the lecture of pronoun. So ये वो lectures थे, ये वो verbs थे जिनके साथ reflexive pronoun नहीं लगेगा. क्यों? इसलिए कि इनके साथ अगर reflexive pronoun लगाएंगे तो हमें ऐसा महसूस होगा जैसे ये कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं और इनको इकट्ठा कर दिया गया है, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है. जैसे मैं कहूँ I lay myself on the ground, तो दिस इज इनकरेक्ट. मैंने खुद को ज़मीन पर लिटा लिया, ज़रूरत ही नहीं है. हम क्या कहेंगे? इसके बजाय हम कहेंगे I lay on the ground. मैं ज़मीन पर लेट गया. सो ये जो बीटा ऑप्शन है that will be considered the correct option because there is no need to add reflexive pronoun. So ये कुछ verbs ऐसे हैं जिनके साथ हम reflexive pronoun नहीं लगाते. And we have discussed all these verbs in our lecture for pronoun. If you have missed it, again I'll recommend कि जाएं और pronoun का lecture ज़रूर देखें. So ये तो था इसका pronoun से relevant portion. इसके बाद some verbs do not take any preposition. कुछ verbs के साथ जनरली हम कोई preposition यूज़ नहीं करते. एक्सेप्शंस तो मौजूद हैं बट जनरली उनके साथ कोई preposition यूज़ नहीं होती. वो कौन कौन से हैं जी? मैं लिख देता हूँ आपके लिए. दैट इज लव, हेट, ऑर्डर, कमांड, टेल, आस्क, takes after, resemble, enter, marry, etc. Now these verbs do not take any preposition because they are self-explanatory. आपने कभी किसी से नहीं कहा होगा चूना लगाते हुए I love to you. सिंपली आप क्या कहते हो? I love you. आपने कभी किसी को नहीं कहा होगा I hate to you. आप क्या कहते हो? I hate you. सिंपल. बिकॉज नफरत ऑब्वियसली या मोहब्बत किसी शख्स से ही की जाएगी. इन द सेम वे इफ यू आर यूजिंग ऑर्डर, I ordered to him नहीं कहेंगे. I ordered him because ordered understood है it will be given to someone. तो ये अंडरस्टूड है, इसके लिए किसी की ज़रूरत ही नहीं है प्रपोजिशन की. सेम इज़ द केस विद टेक्स आफ्टर, रिजेंबल, इसमें भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेक्स आफ्टर का मतलब है पैरवी करना, पीछे चलना, नक्शे कदम पर चलना, और रिजेंबल भी एक जैसा दिखना. तो जाहिर बात है किसी के जैसा ही दिख रहा है. मेरी के साथ हम सबसे ज़्यादा गड़बड़ मचाते हैं और इसको ज़रा देख भी लें. मेरी अगर तो एक्टिव वॉइस में है
एक्टिव वॉइस में है तो नो preposition, कोई preposition की जरूरत नहीं है। और अगर पैसिव वॉइस में है तो फिर इसके साथ preposition लगेगी, बट दैट विल बी टू। हम क्या कर देते हैं विद, और वो विद क्यों गलत है? हम कहते हैं अल्फा ऑप्शन में he married with a doctor. It is incorrect. इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? He married a doctor. क्योंकि इसका मतलब ये शादी करना, तो ऑब्वियसली किसी से ही की जाएगी ना। वैसे बता दूं कि विद का मतलब होता है साथ साथ, फिजिकल पोजीशनिंग के लिए यूज करते हैं कि दो लोग साथ साथ बैठे हुए। ही मैरिड विद अ डॉक्टर का मतलब होगा कि एक हॉल में उसकी शादी हो रही है, साथ वाले हॉल में डॉक्टर साहब की शादी हो रही है। तो उन दोनों ने बड़ी मुश्किल से कहानी सेट की होगी। आपने प्रपोजिशन के चक्कर में उनकी कहानी को ख़राब नहीं करना। दोबारा से उनको रीडू करना पड़ेगा, अम्मा अब्बा को फिर से मनाना पड़ेगा, मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सही प्रपोजिशन यूज़ करें ताकि उनकी जो इतने सालों की मेहनत है उसको आप सिर्फ एक सेकेंड में बर्बाद होने से बचा सकें। सेम इज द केस विद एंटर। एंटर ऑटोमेटिकली मीन्स गोइंग इन, तो एंटर इन की ज़रूरत ही नहीं है। ही एंटर्ड द रूम, दैट्स इनफ। ही एंटर्ड इन द रूम, उर्दू में भी हम ये अक्सर गलत इस्तेमाल करते हैं। वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। दाखिल का अंडरस्टूड मतलब है अंदर ही दाखिल होता है, बाहर तो कभी आपने ये सुना वो कमरे के बाहर दाखिल हुआ। तो जब आपने कह दिया दाखिल हुआ तो इट इज़ अंडरस्टूड कि वो अंदर ही दाखिल हुआ है, दोबारा से अलग से अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेम इज़ द केस विद एंटर। व्हेन यू से एंटर, एंटर ऑटोमेटिकली मीन्स गोइंग इन। ये तो नहीं हो सकता ही एंटर्ड आउट, आउट तो हो ही नहीं सकता, एंटर्ड इन ही होगा ना। तो जब एंटर्ड इन ही है तो इन लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये थे हमारे प्रपोजिशन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिनको वर्ब के साथ जब हम मिक्स करते हैं तो वी टेंड टू मेक सम एरर्स। नाउ फॉर द प्रैक्टिस ऑफ दीज एरर्स लेट्स गो टू स्लाइड्स। ले जी हम आगे स्लाइड्स पे एक बार फिर एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने, और ये एमसीक्यू हम ऑलरेडी कर चुके हुए प्रोनाउन में जाके दोबारा देख लीजिएगा। सिर्फ अब उसको एक क्विक रिव्यू जो है वो हम देंगे। फर्स्ट वन देखिएगा, ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू लिविंग विदाउट हर, कि उसने खुद से ये इरादा कर लिया, तहिया कर लिया कि वो अब उसके बगैर ज़िंदगी गुजार लेगा। फैसला कर लिया कि अब उसके बगैर ही रह लूँगा, कोई बात नहीं, कड़वा घूंट पी लूँगा। तो यहाँ पर चूँकि ऑब्जेक्ट नहीं है, ही रिजाइंड, तो आगे क्या आएगा? हिमसेल्फ। सो द राइट ऑप्शन फॉर अस विल बी ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट देखिएगा, she tried to disguise herself with a blonde wig and dark glasses। अब यहाँ भी क्या आएगा? disguise herself, क्योंकि disguise what? आगे कोई ऑप्शन जो कि मौजूद नहीं है, ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? disguise herself, and our right option will be option Charlie। नेक्स्ट देखिएगा, the students should apply themselves to the study। अब इसमें मैं आपको ऑलरेडी प्रोनाउन भी बता चुका कि themselves नहीं होता, you must use themselves। So the right option for us in this MCQ will be option beta। नेक्स्ट देखिएगा कि जब इनको ट्रांजिटिवली यूज़ किया जा रहा हो तो फिर himself की या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की किसी की भी ज़रूरत नहीं होती। The readers are sure to enjoy these parables as food for thought। अब यहाँ आप देख रहे हो, enjoy these parables, what are they enjoying? They are enjoying the parables। So the object is there, the verb is used as a transitive verb। तो यहाँ पर हमें reflexive pronoun की ज़रूरत नहीं है, and the right option for us in this MCQ is option Charlie। Next देखिएगा, the soldiers wanted to avenge themselves on their humiliating defeat। अब defeat का बदला ले रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो himself या themselves या किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। सो द राइट ऑप्शन फॉर अस इन दिस MCQ विल बी ऑप्शन बीटा। अब हम चलते हैं प्रपोजिशंस की तरफ। लास्ट जो हमने चंक किया कि कुछ प्रपोजिशंस वो हैं जिनके साथ हमें किसी भी
कुछ वर्ब्स वो हैं जिसके साथ हमें किसी भी प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती। पहला देखिएगा, यंग ब्रैंकसम टेल्स टू मी दैट इज अंकल वॉज मेजर कॉलिंग वर्ड। टेल्स टू मी नहीं है, बिकॉज टेल का ऑटोमेटिकली मतलब क्या है, बताना। तो बताया तो किसी को ही जाएगा ना, तो टेल्स टू मी नहीं होगा, टेल्स मी। सो द राइट ऑप्शन फॉर अस विल बी ऑप्शन डेल्टा। नेक्स्ट देखिएगा, दे हेटेड टू रॉल्सटन्स स्लेव ड्राइविंग, दे हेटेड इन, कुछ भी नहीं होगा, हेट के बाद कोई भी आपको प्रपोजिशन यूज करने की जरूरत नहीं है। दे हेटेड रॉल्सटन्स स्लेव ड्राइविंग and saw in the old veteran a likely champion. ठीक है, they hated Ralston's slave driving. Simple. So the right option for us in this MCQ will be option delta. The king felt disturbed and on hearing these words could not control his tears. Control over, control in, control to, कुछ भी नहीं यूज करेंगे। Control his tears. Simple. यहाँ भी हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, दैट इज ऑप्शन डेल्टा।